स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। जैसे कि कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी ना, और उससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर ली थी, मेडिवल हिस्ट्री। उससे पहले क्या कर ली थी, एशियन हिस्ट्री। तो हमारी सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आज से हम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, पॉलिटी। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नता, भारतीय संविधान कैसे बना वो देखेंगे आज के हम लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है इट ले आउट ए सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक तरह की क्या होती है, बुक होती है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स लिखे होते हैं जिससे क्या चलती है, कंट्री चलती है, ठीक है। जिससे क्या चलती है, कंट्री चलती है, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन आपके सिलेबस में आएगी नहीं, बस मैंने वैसे ही बता दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्शियली रिजिड है और पार्शियली क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे जिनको क्या कर सकते हैं, जो रिजिड है, जिनको हम क्या बदल नहीं सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल है, कुछ चीज़ें रिजिड है, ठीक है। कौन सी चीज़ें रिजिड है, कौन सी चीज़ें फ्लेक्सिबल है, ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। किन चीज़ों को हम क्या अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और किन चीज़ों को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं ग्लोबली जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था। ये ओरिजिन हुआ था यूएसए में। यूएसए में 1787 में यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कब? 1787 में। वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूएसए 1787 से, ठीक है। और यूएसए को आज़ादी कब मिली थी? यूएसए भी किसके अंडर आता था? यूएसए भी ब्रिटेन के अंडर आता था, ठीक है। पर 4 जुलाई 1776 को यूएसए इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटेन से, ठीक है। और यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। देखो यूएसए में कितने 3 अक्षर हैं, तो एक और जोड़ देंगे 4, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। 4 जुलाई को मिली थी इंडिपेंडेंस 1776 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा इंडिया के बारे में। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किसने रखी भी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ये डिमांड रखी थी 1928 में रखी थी। अर्लियर ड्राफ्ट बाय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने 1928 में रखी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में डिमांड रखी। किसकी डिमांड रखी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और इन्होंने क्या पेश किया था? नेहरू रिपोर्ट। एक नेहरू रिपोर्ट दी थी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में। जब क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था ना, तब हमने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में, साइमन कमीशन के बाद जो नेहरू रिपोर्ट दी थी मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ये आपको तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सबसे पहला ड्राफ्ट था, ठीक है। ये सबसे पहला ड्राफ्ट था जो अंग्रेजों को दिया था किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने, नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ें चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कब दिया? 1928 में, 28 को, ठीक है। उसके बाद इसके 6 साल बाद 1934 में एम.एन. रॉय, ये आपको नाम याद करना है, एम.एन. रॉय, ये फर्स्ट डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने तो सिर्फ पॉइंट दिए थे भी, हमको ये पॉइंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। और डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? एम.एन. रॉय ने। कब? 6 साल बाद 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय ने किसकी डिमांड की? हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए इंडिया में, ब्रिटिशर्स को डिमांड कीजिए, ठीक है। और इसके कारण और एम.एन. रॉय ने क्या फॉर्म की? ही फाउंडेड सीपीआई। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये किसने फाउंड की थी? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया 1934 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी ऑफ इंडिया ये इन्होंने फॉर्म की थी, किन्हें? एम.एन. रॉय ने। इसके बाद 1935 में अगले साल ही कांग्रेस डिमांड कर देती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कांग्रेस कब डिमांड करती है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1935 में। समझ गए यहाँ तक? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले कब की थी? 1934 में किसने? एम.एन. रॉय ने। 1935 में किसने की थी? कांग्रेस ने की थी फिर, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, जो ये थी हमारी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, छोटी पार्टी थी, ठीक है। तो फिर इनको ये आइडिया अच्छा लगा कांग्रेस को, तो 1935 में इन्होंने भी क्या रख दी? डिमांड रख दी, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या दिए थे अपने? मोतीलाल नेहरू जी ने क्या दिए थे? नेहरू रिपोर्ट दी थी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिशर्स ने कुछ ऑफर्स दिए थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से ऑफर दिए थे? ऑफर फ्रॉम ब्रिटेन,
ठीक है। रीज़न क्या था ये भी हमने पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस का पार्टिसिपेशन, ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करें किनकी तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, इसीलिए ब्रिटेन ने ऑफर दिए थे। सबसे पहला ऑफर कौन सा था, अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर के बाद है 1940 में, उसके बाद आया क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल उसके 2 साल बाद 1942 में, उसके बाद वेबल्स प्लान आया था 1945 में, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा समराइज मैंने आपको कर दिया, ये मिशन आए थे, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से। क्विट इंडिया मूवमेंट हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आउटकम क्या निकली, ओनली कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन है आउटकम क्या निकली इसकी सबकी, जो कैबिनेट प्लान है वॉज एक्सेप्टेड। सिर्फ इसमें से कौन सा प्लान एक्सेप्ट किया था इंडियंस ने, कैबिनेट प्लान, जिसके बाद इंडियंस को क्या किसकी तरफ से लड़ने के लिए भेजा, ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा, ठीक है। कैबिनेट प्लान ओनली वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। ये कैबिनेट प्लान था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। और इसमें हैंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, इसके अंदर प्रावधान था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आप बना सकते हो। तो इसके बाद क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, ठीक है। अब जो बाकी सारे ऑफर है क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसमें जो बाकी सारे ऑफर्स में हमको क्या दे रहे थे, डोमिनेंस स्टेटस दे रहे थे, डोमिनेंस स्टेटस दे रहे थे, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस भी इंडिया का डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। डोमिनेंस स्टेटस के अंदर क्या होता था, ये मैंने कल ऑलरेडी बता चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, एक बार फिर देख लो। डोमिनेंस स्टेटस के अंदर क्या होता था, भी हमारे ऊपर जो रूल करेंगे वो ब्रिटेन ही रूल करेगा, पर जो लॉ बनाएंगे और जो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा वो कौन करेंगे, इंडियंस इकट्ठे करेंगे। ये होता है डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया पे रूल कौन करता है, प्रेसिडेंट रूल करता है, पर जो सारे रूल्स और रेवेन्यू इकट्ठा करता है वो कौन करता है, पीएम करता है, ठीक है। ऐसे ही इसको कहते हैं डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। पर ये सारे प्लान कह रहे हैं डोमिनेंस स्टेटस दे रहे हैं, पर डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए था इंडिया को। कांग्रेस को क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था, भी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस किनसे, अंग्रेजों से। इसीलिए ये सारे प्लान कांग्रेस ने क्या करते थे, रिजेक्ट कर दिए थे। कैबिनेट मिशन प्लान इन्होंने माना था, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हैं कम्युनिस्ट, ओराल्टर, मोनार्की, टोटलिटेरियन और डोमिनेंस स्टेटस। डोमिनेंस स्टेटस मैंने आपको बता दिया। इन तीनों में, ये तीनों तरह की सरकारें होती है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कम्युनिस्ट सरकार होती है वो कहते हैं सोर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। भी जो सारी हमारी प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं होगा, सिर्फ कौन कंट्रोल करेगा, सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, ठीक है। इसके बाद आती है ओलिगरिक। ओलिगरिक कौन होती है, गवर्नमेंट बाय फ्यू। गवर्नमेंट बाय फ्यू मतलब सरकार क्या होगी, बहुत कम होगी, बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर ही क्या करेंगे, सारी सरकार को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आता है मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन क्या होगा, सरकार होगा, जैसे किंग होते हैं, ठीक है। जैसे किंग पुराने ज़माने में किंग होते थे ना, ऐसा करके सिर्फ एक ही बंदा क्या होगा, मोनार्क होगा। टोटलिज्म क्या होता है, टोटलिज्म क्या होता है, टोटल कंट्रोल ओवर लाइफ्स ऑफ सिटीजन बाय हुम्स एवर इज रूलिंग। सारा कंट्रोल सिर्फ जो रूल कर रहा है ना, जो रूल कर रहा है वो सारा कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओवर लाइफ्स ऑफ सिटीजन, भी किसी की भी जान कोई ले सकता है और किसी भी जान बच सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टोटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। समझ के टोटलिज्म। मोनार्क मतलब सिंगल पर्सन, कॉम्युनिस्ट मतलब गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और एडकर में क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ बाय फ्यू, सरकार बहुत कम चीज़ों में, बाकी सब में क्या करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। और टोटलिज्म क्या होती है, टोटल कंट्रोल ओवर लाइफ ऑफ सिटीजन, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, ठीक है। एक है थ्री स्विच डायनेस्टी। थ्री स्विच डायनेस्टी, ठीक है, ये भी एक बार पूछा हुआ है। तो एक स्पीच दी थी 14 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस मिली ना। 14 अगस्त 1947 में बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय नेहरू जी ने स्पीच दी थी, ठीक है। उस स्पीच को क्या बोला था, थ्रीस्ट ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, थ्रीस्ट ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। नेहरू रेफर टू गांधी जी। द एम्बिशन ऑफ ग्रेट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आइज, ठीक है। ये थ्रीस्ट ऑफ डायनेस्टी क्या दी थी, इन्होंने एक स्पीच दी थी थ्रीस्ट ऑफ डायनेस्टी 14 अगस्त 1947 को, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और ये आपको याद करना है, 14 अगस्त 1947 में। और इन्होंने गांधी को क्या कहा था, द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन
वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, भी हर आँख से आंसू पोंछना ये क्या है, हमारी हर एक बंदे की जिम्मेवारी है। ठीक है, इस स्पीच में ये बोला था किसने, नेहरू ने। ठीक है, किसको रेफ़र करते हुए, गांधी को बोला था ये जी, भी गांधी ने हर के आँख से आंसू पहुँचे हैं। समझ गए, ये सारा था कुछ हमारा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन के अंदर क्या था। जो कैबिनेट मिशन हमने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने बंदे, 3 बंदे थे कैबिनेट मिशन के अंदर। कौन कौन, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 बंदे थे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें पूरे इंडिया को टोटल 389 सीट्स में बांट दिया, 389 सीट्स में बना दिया था टोटल इंडिया को। ठीक है, 296 जो सीट्स हैं, 296 इलेक्टेड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 296 जो सीट्स हैं वो क्या होगी, उसमें इलेक्शन होगी। और जो 93 हैं वो उसमें क्या होगी, नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेट होंगे 93 में। और 296 में क्या होंगे, इलेक्शन होंगी। ठीक है, 296 में क्या होंगे, इलेक्शन होंगी। ठीक है, फर्दर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। अभी भी ऐसे 2-3 बंदे नॉमिनेट होते हैं ना, ऐसे करके तब कितने हैं, 93। अब 296 क्या होंगे, इसमें से इलेक्टेड होंगे ब्रिटिश में। ठीक है, अब इसमें भी आगे फर्दर 292 क्या होंगे, गवर्नर प्रोविंस, और 4 क्या होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस में कितने, 4 हैं, और बाकी सारे 292 गवर्नर प्रोविंसेस में। ठीक है, गवर्नर प्रोविंसेस में जो ये हमारी गवर्नर प्रोविंसेस है, कितने आगे प्रोविंसेस में बटी हुई थी, 11 प्रोविंसेस में बटी। प्रोविंसेस क्या होती है, प्रोविंसेस आप ऐसे समझ लो जैसे ये पूरा इंडिया है ना, प्रोविंस मतलब एक छोटी स्टेट को बोलते हैं प्रोविंस। ठीक है, तो 11 प्रोविंसेस में बटी हुई थी हमारी इंडिया। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, और जो एक सीट होगी ना, जो एक सीट होगी वो किसके बराबर होगी, जो एक सीट होगी वो होगी 10 लाख बंदों के, 10 लाख बंदों के बराबर क्या होगी, एक सीट होगी इंडिया में। एक सीट किसके बराबर, 10 लाख बंदों के। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन कैसे था। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन कैबिनेट मिशन के अंदर कैसा मेथड ऑफ इलेक्शन है, इंडायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब इसका मतलब हम समझेंगे जब हम प्रेजेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इसमें यही याद कर लेना, जो इलेक्शन होती है वो क्या होगी, इंडायरेक्ट इलेक्शन होगी, जिसमें क्या होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम ये कौन सा मेथड होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, 296 में इलेक्ट हो गए थे, 93 क्या होंगे, नॉमिनेट, उसमें 292 और 4 क्या होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। समझ गए यहाँ तक। चलो अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद देखो, इसके बाद जब अंग्रेज चले जाते हैं ना, 1946 में अंग्रेज चले जाते हैं, तो क्या होता है, वेकेंट हो जाता है हमारा सारा इंडिया में। उसमें क्या होता है, वेकेंट हो जाता है। तो अब क्या बनती है, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीन गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी है। अभी इलेक्शन नहीं हुए ना, इलेक्शन होएंगे 1947 में। ठीक है, तब तक क्या बनेंगे, इंटरिम टेम्परेरी गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके लीडर कौन है, टॉप लीडर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, ये हमारे वॉइसरॉय एंड जो हमारे वॉइसरॉय थे ना, वॉइसरॉय कौन थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे तब तक क्या हमारे प्रेसिडेंट, कब तक, 4 फरवरी 1947 तक। उसके बाद इलेक्शन हो जाएगी और फिर इलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या बनेंगे, गवर्नर। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटन क्या रहेंगे, वॉइसरॉय, जो क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और ये हैं गवर्नर जनरल, ये दोनों रहेंगे। गवर्नर जनरल कौन थे, विस्कोंट वेवल। ठीक है, विस्कोंट वेवल क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड बैटन। अच्छा, पहले तो देखो वॉइसरॉय कौन थे, टिल 19 फरवरी 1947 तक विस्कोंट वेवल थे। गवर्नर जनरल तो पोस्ट ही खत्म हो गई थी ना। उसके बाद कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन, कब, फरवरी 1947 से। ठीक है, टिल 1947 को कौन थे, वेवल। उसके बाद कौन आए, माउंटबेटन। ठीक है, ये रहे हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगी तो उसके बाद चेंज हो जाएगा प्रेसिडेंट। कौन है हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इलेक्शन के बाद बनेंगे जो। ठीक है, अभी टेम्परेरी तौर पे इनको बनाया। और कमांडर इन चीफ कौन थे टेम्परेरी तौर पे, वो थे सर कैलेट हॉकेक। ठीक है, ये कमांडर इन चीफ थे टेम्परेरी तौर पे। और वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये कौन बने थे टेम्परेरी तौर पे, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने थे, वो बने थे होम अफेयर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, ये पहले क्या बने थे, इंटरमीडिएट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर एंड फूड।
बलदेव सिंह जी क्या बने थे, डिफेंस मिनिस्टर। सी राजा गोपालाचारी जी को क्या बने थे, जो सी आर मॉडल भी लेके आए थे, ये क्या बने थे, एजुकेशन एंड आर्ट के। और जगजीवन राम जी क्या बने थे, ये भी INC से थे, ये बने थे लेबर के। लिखित अली खान, ठीक है, ये मुस्लिम लीग से थे, ये क्या बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और इब्राहिम इस्लाम चौधरी, ये क्या बने थे, मुस्लिम लीग से थे, ये बने थे कॉमर्स के मिनिस्टर, ठीक है। और गचनवर अली खान, ये क्या बने थे, हेल्थ मिनिस्टर। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये क्या बने थे, लॉ मिनिस्टर। अब्दुल अरब निश्तर, ये क्या बने थे, रेलवे एंड पोस्ट एयर, ठीक है। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू तो आपको याद हो गया क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो PM यही बने थे ना, तो एक्सटर्नल अफेयर जो बड़े बड़े काम है, कॉमनवेल्थ, ये सारे जवाहरलाल नेहरू ही संभालेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपको पता होगा, ये भी होम अफेयर थे। और ये सरदार, देखो सरदार जो लोग हैं उनके इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, ऐसे करके याद करेंगे, सरदार के पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे हमारे प्रेसिडेंट, पर जब टेम्प्रेरी तौर पे क्या बने थे, टेम्प्रेरी तौर पे ये क्या देते थे, ऐसे करके याद करेंगे। फार्मर्स को क्या देते थे, फार्मर्स को ये एग्रीकल्चर के लिए लोन्स देते थे, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। तो इनको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया था। बलदेव, देखो इनमें बल बहुत है, बल बहुत है, बल बहुत है, तो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। देखो ये क्या है, राजा गोपालाचार्य, राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी आर्ट्स, जो आर्ट में आनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हमारे जहांगीर थे, जहांगीर को भी आर्ट में शौक था, ऐसे करके याद कर लेंगे, राजा को एजुकेशन एंड आर्ट, ठीक है। अब क्या है, जगजीवन, अगर आपको जग में जीना है ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लेबर करनी पड़ेगी, ऐसे करके इसको याद करेंगे। लकीत अली खान, ठीक है, अली खान। इसके बाद लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी मतलब मनी बहुत है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी से याद करेंगे, फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद है चौधरी, सी से चौधरीगार, और सी से कमर्स, ठीक है। और अगला है गफ़र अली खान, गंजाफर अली खान, ठीक है। गंजे से याद कर लेंगे, ठीक है, जो गंजे होते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। जोगिंदर नाथ मंडल कमेटी भी आई थी, वो लॉ के लिए आई थी, ऐसे करके याद करना है, मंडल कमेटी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगले है अब्दुल रब निश्तर, ठीक है, निश्तर। तो ये किसके थे, रेलवे एंड कमर्स के, इसको याद कर लेना। बाकी सारे मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए थोड़ी थोड़ी, आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं और अपनी ट्रिक्स भी बता सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारी इंटरमीडिएट गवर्नमेंट, जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी थी इलेक्शन से पहले। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। तो उससे पहले कौन थे, वेबल, फरवरी तक ये थे। उसके बाद कौन बन गए थे, माउंट बैटन, ठीक है। और कमांडर इन चीफ कौन थे, सर कर्लिड अचिक, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्शन होती हैं, कब इलेक्शन होती हैं, जुलाई अगस्त 1946 में होती है इलेक्शंस, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, कांग्रेस जीत जाती है, मेजोरिटी 208 सीट्स आ जाती हैं उसको, ठीक है। और मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिलती है, 73 सीट्स मिलती हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको कितनी सीट मिलती है, 15 सीट्स मिलती हैं, ठीक है। ये आता है रिजल्ट हमारे इलेक्शंस का, समझ गए यहाँ तक। और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर बॉयकॉट, इसके बाद देखो मुस्लिम लीग को क्या मिलती है, बहुत कम सीट मिलती है ना, तो इसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसको बायकॉट कर देती है इलेक्शन को। आफ्टर बॉयकॉट मुस्लिम लीग फिर क्या बना देती है, अपना अलग से पाकिस्तान बना देती है, ठीक है। अपना अलग से क्या बना देती है, पाकिस्तान बना देती है आफ्टर पार्टीशन। फिर इंडिया के पास कितनी सीट्स बच जाती है, 299 सीट्स बच जाती है। पहले कितनी सीट्स थी, देखो हमारे इंडिया के पास 389 थी ना, 389 में 299 सीट्स बच जाती है। 90 सीट्स कहाँ चली गई, जो 90 सीट्स हैं वो कहाँ चली गई हमारी, जो 90 सीट्स हैं वो कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। 299 सीट्स बच जाती हैं सिर्फ, जब इसको मुस्लिम लीग क्या करती है, बाइकआउट कर दी 299, ठीक है। पहले कितनी 289 थी, 289 में 90 सीट्स कहाँ चली गई, कहाँ चली गई 90 सीट्स पाकिस्तान में चली गई, 299 सीट्स बच जाती हैं इसके बाद, ठीक है। चलो ये आपको थोड़ी सी सेरेमनी से भी पता होनी चाहिए, जो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बीटिंग रिट्रीट, सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे, उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग रिट्रीट, ठीक है। जब रिपब्लिक डे हमारा एंड हो जाता है ना, उसको तब एंडिंग में क्या होता है, बीटिंग रिट्रीट होता है, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट। और इंडिपेंडेंस डे में कौन झंडा फहराता है, रेड फोर्ट पे झंडा फहराता है, कौन फहराता है, PM होस्ट करता है, ठीक है। और रिपब्लिक डे पे कौन होस्ट करता है, प्रेसिडेंट। कहाँ पे करता है ये, अनफ्लर्स कर्तव्य पाठ पे झंडा को अनफ्लर करता है, ये होस्ट करते हैं कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, PM जी। कब, इंडिपेंडेंस डे पे PM, और रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट झंडे को फहराता है। ये आपको दोनों चीज़ें याद करनी है, ये कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, और रिपब्लिक डे पे कर्तव्य पाठ पे फहराता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए,
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद देखो इलेक्शन होगी। अब इसके बाद देखो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या लिखा होता है भी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना उसमें ये चीज़ें होगी। अब रेजोल्यूशन क्या क्या रेजोल्यूशन होगी जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इसको अडॉप्ट कर लेते हैं 22 जनवरी 1947 को। भी ये जवाहरलाल नेहरू के जो पॉइंट्स है सारे सही हैं, तो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं कौन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है कब? 29 अगस्त 1947 को। ये क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करती है कब? 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन 7 मेंबर होते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मदद करते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर सबसे पहले तो बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? चेयरमैन थे। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मन्नू। मॉडर्न मन्नू के नाम से किसको जानते हैं? बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है। मॉडर्न मन्नू के नाम से जानते हैं हम बी आर अम्बेडकर जी को। और मॉडर्न मैन, मॉडर्न मन्नू, मॉडर्न मैन मतलब मॉडर्न मन्नू मतलब मॉडर्न मैन, ठीक है। इलेक्टेड फ्रॉम, मन्नू का मतलब मैन होता है, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन। और बी आर अम्बेडकर जी कहाँ से इलेक्शन जीतते हैं? हमारे बंगाल से, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर थे इसमें? ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर थे टोटल। एक थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और थे एन गोपाला स्वामी अंगेर, ठीक है। मोहम्मद सदउल्ला, बी एल मित्तर, डी पी काइतन, के एम मुंशी जी, ठीक है। और बी एल मिंटर को बाद में रिप्लेस करते हैं क्योंकि इनकी तबीयत खराब होती है, एन एम महादेव राव। और डी एम कांटिंग को कौन करते हैं? टी टी कृष्ण मंचारी, ठीक है। ये सारे नामों को याद करने हैं, ठीक है। अय्यर अय्यर लगे हुए हैं सब, ठीक है। अय्यर अय्यर और एक मोहम्मद जी हैं, ठीक है। ऐसे करके सबको याद करने। ये 7 मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ड्राफ्ट हुआ था जब, ठीक है। अब देखते हैं टाइम, कितना टाइम लगा हमारे इंडिया को बनने, कॉन्स्टिट्यूशन बनने को कितने पैसे लगे। टोटल 11 सेशन लगे, ठीक है। टोटल 11 सेशन लगे। टोटल सेशन कितने लगे? 11 सेशन, 165 दिन। और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन टाइम लगा? 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। किसी बुक में 17 लिखा हुआ, किसी में 18 लिखा हुआ, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, ठीक है। किसी में 17 लिखा है, किसी में 18 लिखा है, तो अप्रॉक्सीमेट देख लेना, ठीक है। और कितने रुपये लगे? टोटल 64 लाख रुपये लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। टोटल सेशन कितने लगे? 11 सेशन, 165 दिन, ठीक है। ये हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 2 साल 11 महीने और 17 दिन के बाद। समझ गए यहाँ तक? और इसके बाद इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट देखो। ड्राफ्ट मतलब जब वो पार्लियामेंट के सामने शो करते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था? 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 में ये आया था फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है। 9 से 23 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसको टोटल कितने बंदों ने पढ़ा था? ठीक है, जब फर्स्ट ड्राफ्ट था तब पार्लियामेंट में टोटल कितने बंदे थे? 211 मेंबर्स ने ये सारे ड्राफ्ट्स को क्या करा था? पढ़ा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में 211 बंदे थे और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट 211 बंदे थे, तब सबसे पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ 9 और 23 दिसंबर 1946 में। और पब्लिश 21 फरवरी को इसको पब्लिश किया था। गेव 8 मंथ टू पीपल, और 8 महीने दिए पर्सन को भी पढ़ने के लिए भी। इसमें क्या कमी है? 8 महीने बाद फिर दोबारा एक ड्राफ्ट आता है, ठीक है। ऐसे करके टोटल 11 ड्राफ्ट आते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम देते हैं उनको पढ़ने के लिए, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं ये अच्छे लगे तो। ऐसे करके डिस्कशन हुई थी। टोटल 11 डिस्कशन हुई थी। टोटल 11 बारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दोबारा अमेंड किया, ठीक है। पहला ड्राफ्ट आया, फिर ऐसे सेकंड ड्राफ्ट आया, फिर टोटल फाइनल ड्राफ्ट आया 11 ड्राफ्ट कब आया था? 14 और 26 दिसंबर को, ठीक है। 14 और 26 दिसंबर को। जो 10th ड्राफ्ट आया ये कब आया था? 6 और 7 दिसंबर 1949 को। 14 और 26 दिसंबर 1949 को ये लास्ट सेशन आया था कब? 11 ड्राफ्ट कब आया था? 14 और 26 दिसंबर को। यहाँ पे लास्ट क्या ड्राफ्ट शो किया था किसको? पार्लियामेंट को। किसने शो किया था? ये बी आर अम्बेडकर जी ने बिफोर पब्लिक। और जो बाकी जनता है उनको भी शो किया था बी आर अम्बेडकर जी ने बिफोर पब्लिक कब? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को जो फाइनल ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर जी ने शो किया था 4 नवंबर 1948 को। और जो 11 लास्ट ड्राफ्ट आया था वो आया था हमारा 14 और 26 दिसंबर 1949 को। समझ गए? यहाँ पे हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। पब्लिक को कब शो करते हैं? 4 नवंबर 1948 को। बस आपको ये याद करना है 11 ड्राफ्ट आए थे, ठीक है। ये थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बस आपको ये याद करना है 11 ड्राफ्ट आए थे, ठीक है। अब इसकी रीडिंग्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बार कब जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ा गया था, सबसे पहली बार पढ़ा गया था। फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? 5 दिन में हुई थी, ठीक है। 3 बार रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग 5 दिन लग गए थे उसको। सेकेंड रीडिंग कब हुई थी? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ऐसे करके 3 रीडिंग्स में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया था, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है ना, तो उसको पढ़ने के लिए 3 दिन लग गए थे और 26 नवंबर को फाइनली वो पढ़ा गया था और साइन होके अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी बनाते हैं, ठीक है। पर इन्फोर्स कब किया? हमको इन्फोर्स किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बंद तो 26 नवंबर 1949 को किया था, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ही मनाते हैं। पर हमने इसको अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। क्यों किया? क्योंकि इसी दिन हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था, जो हमने पढ़ा हुआ है। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या बनाया था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था कांग्रेस ने, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंडिया को, भारत को चलाने के लिए, ठीक है। वो हमने 26 नवंबर को ही इन्फोर्स कर दी थी। 26 नवंबर को इन्फोर्स कर दी, इमीडिएटली इन्फोर्स कर दी। जैसे सिटीजनशिप, ठीक है, किसी को नागरिकता चाहिए, वो तो हमने उसी टाइम ही क्या कर दी? इम्पोज कर दी थी। इलेक्शंस भी उसी टाइम इम्पोज करते। प्रोविजनल पार्लियामेंट भी हमने 26 नवंबर को ही बना दी थी। ये सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने 26 नवंबर को ही इम्पोज कर दी, बाकी चीज़ें हमने 26 जनवरी को लेके आए, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर था, इसमें टोटल कितने थे? टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे और एक प्रेम्बल था, ठीक है। अभी कितने पार्ट्स हो गए हैं? अभी कितने शेड्यूल्स हो गए हैं? 22 शेड्यूल्स हो गए हैं। 4 शेड्यूल्स में और जुड़ गए हैं। प्रेजेंट में 22 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये शेड्यूल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे सबके बारे में। समझ गए ये चीज़ें? चलो अब चलते हैं हम आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 मेजर फंक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 2 मेजर फंक्शन कौन से होते हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और एक क्या थे? लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और एक लॉ मेकिंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 फंक्शन थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एंड लॉ मेकिंग बॉडी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में कौन कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडिया के? ये आपको याद करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, बिफोर इलेक्शन कौन थे? सचिन धना सिन्हा जो बिफोर इलेक्शन हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी कौन थी? लॉ मेकिंग बॉडी द लेजिस्लेचर। उसमें कौन थे? फंक्शन है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक लॉ। सबसे पहले जो हमारे स्पीकर थे इंडिया के, वो कौन थे? जीवी मावलकर क्या थे हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, ये आपको याद करने। फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे? जीवी मावलकर, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? टी कृष्णमाचारी और एस मुखर्जी, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ये सारे हम याद करेंगे टिक के साथ। आगे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सारे नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें हम याद करेंगे इसको टिक के साथ, ठीक है। उसको हम याद करेंगे टिक के साथ। चलो अब देखते हैं कुछ नेशनल सिंबल्स जो अडॉप्ट किए थे, नेशनल सिंबल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। देखो नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था? जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। और हमने जो कॉमनवेल्थ है उसको रेक्टिफाई कब किया था? हमने साइन कर दिया था भी हम भी कॉमनवेल्थ का क्या है, पार्ट है। वो हमने किया था मई 1949 को। कॉमनवेल्थ का पार्ट कब बने थे? 1949, मई 1949 को। और नेशनल एंथम कौन है हमारा? जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा जी। इसको कब हमने अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग भी हमने अडॉप्ट किया था, जो क्या हमारा वंदे मातरम, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेबल। अब देखो क्रिएटर, अब लीगली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे भाई? इसमें लीगल प्रोविज़न भी तो होनी चाहिए भी, लीगल भी इसमें लीगली कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो इसके एडवाइज़र कौन थे? ये थे BN राव। कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र कौन थे? BN राव, ठीक है, BN राव। और चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते थे वो थे SN मुखर्जी, ठीक है। कैलीग्राफी लिखे किसने? ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी, ठीक है। और जो लिखी है इसकी राइटिंग कैलीग्राफी में लिखी किसने है? हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने था? इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने। प्रेम बिहारी नारायण
राजिता ने लिखा था इंग्लिश में, और हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वाद्य ने, ठीक है। ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफी भी आपको याद करनी है, कैलीग्राफी इंग्लिश और हिंदी में किसने लिखी थी, प्रेम बिहारी नारायण जी ने, और हिंदी में किसने लिखी, वसंत कृष्ण वाद्य ने, ठीक है। और इसकी डेकोरेशन की कैसे की थी, ठीक है। आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे करके डेकोरेशन बनी हुई है, तो डेकोरेशन किसने की थी, नंदलाल बोस और बहुर राम मनोहर जी ने ये इसकी डेकोरेशन की थी। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, समझ गए। लीगल काम किसने किया कॉन्स्टिट्यूशन में, BN राव जी ने। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, SN मुखर्जी, ठीक है। और कैलीग्राफी किसने की है, प्रेम बिहारी जी ने और वसंत कृष्ण वाद्य ने। और डेकोरेशन किसकी की है, नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर जी ने, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे, हाँ बस ये आ गया, ये टेबल में सारे लिखे हुए हैं हमारे कौन कौन सी कमेटी बनी थी। अब चलते हैं फाइनल फैक्ट और इकोनॉमिक टाइप, ठीक है। इकोनॉमी टाइप और फाइनल कुछ फैक्ट्स, ठीक है। फाइनल कुछ फैक्ट्स हैं, देखो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर कितने थे, जिसने जब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ऐसे करके असेंबली बनी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनी था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें टोटल 284 बंदों ने क्या किया था, साइन किए थे भी ये क्या है, सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करके सही कर दिया था, ठीक है। और इसमें 15 फीमेल्स भी थी, ठीक है। लास्ट सीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, लास्ट सीटिंग हुई थी हमारी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी को बने थे वो, ठीक है। और तीसरा महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी है ना, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे इसके महात्मा गांधी पार्ट नहीं थे, ठीक है। महात्मा गांधी इसमें नहीं बैठे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसीलिए इसका सिंबल क्या है, एलिफेंट। इसका सिंबल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है, एलिफेंट है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किस में हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स कौन कौन थी, ये भी आपको थोड़ी याद करनी है। इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर कौन कौन सी थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी हमारी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अमृत दे के क्या बन गई, हेल्थ मिनिस्टर। अमृत दे के उन्होंने हेल्थ ठीक कर दी, ये फर्स्ट हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी। फर्स्ट फीमेल CM ऑफ यूपी, ये भी याद करना है। फर्स्ट फीमेल CM कौन थी, कृपलानी, कृपा कर दी यूपी पे, ठीक है। कृपा कर दी यूपी पे, सचेता, ठीक है। यूपी पे क्या कर दी, कृपा कर दी इन्होंने। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी क्या थी हमारी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। फर्स्ट गवर्नर कौन थी यूपी की, सरोजिनी नायडू, समझ गए जी। ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी है। अब जो हमारा इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है हमारा, वो है कैपिटलिस्ट स्टेट थी। कैपिटलिस्ट स्टेट मतलब इंडस्ट्रियलिज्म, वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट स्टेट होती है जो जहाँ पे सरकार किसको कंट्रोल करती, सरकार कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट, ठीक है। प्लूटोनिक, देखो इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं, वैसे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। एक तो कैपिटलिस्ट स्टेट होती है, कैपिटलिस्ट स्टेट में कौन सबसे ज़्यादा मेन होता है, वो होता है इंडस्ट्री को कौन गवर्न करता होता है, सरकार गवर्न करती है। अगली जो टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है वो प्लूटोनिक गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं ना वो इकट्ठे होकर सरकार बना देते हैं, ठीक है। अमीर लोग इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कंबाइन ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल इंडिया, ये सारी इकोनॉमीज हम एक बारी जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, इसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। ये आपको समझ नहीं आया तो इसको भी आप छोड़ भी सकते हो, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। इसके बारे में हम दोबारा जब इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे ना, इकोनॉमी सब्जेक्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, इसको ट्रिक के साथ आप याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद बनती है कम्युनिटीज़, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटीज़ के बारे में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक कुछ बनती है माइनर कम्युनिटीज़, ठीक है, और कुछ बनती है मेजर कम्युनिटीज़, ठीक है। माइनर कम्युनिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेजर कम्युनिटीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मेजर कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेजर मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो मेजर कम्युनिटीज़ कितनी थी, 8 थी, और माइनर तो बहुत सारी थी, ठीक है। माइनर के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम मेजर के बारे में देखते हैं। सबसे पहली जो कमेटी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के कौन हेड थे, जवाहरलाल नेहरू। देखो जिसमें भी यूनियन लगा हुआ है, यूनियन या स्टेट लगा हुआ है, तो उसके कौन हेड हैं, देखो यूनियन स्टेट। इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यूनियन स्टेट, ठीक है, एडवाइजरी नहीं, यूनियन स्टेट। और कहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों में ही ना, यूनियन स्टेट जिसमें भी लगा है उनके कौन है, हेड है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यूनियन स्टेट के देखो, यूनियन पावर कमेटी के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी नेगोशिएशन विद स्टेट, भी स्टेट कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, उसके भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, इनके कौन थे? सरदार पटेल। इन दोनों के कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, फंडामेंटल राइट सरदार दिलवा सकते हैं, माइनॉरिटी सरदार मतलब सिख क्या मिनॉरिटी रिलीजन है ना, तो ऐसे करके याद करेंगे। मिनॉरिटी और ट्राइबल और एग्जीक्यूटिव तो सरदार के हैं मिनॉरिटीज़ में, ऐसे करके याद करेंगे। फंडामेंटल राइट्स भी सरदार ही दिलवा सकते हैं, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की भी कौन थे? सरदार पटेल थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ठीक है, इसके अंदर एक छोटी कमेटी और भी बनी थी क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी के कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, बड़ी जो कमेटी बनी उसके तो ये है, पर फंडामेंटल राइट के कौन है? JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी होगी तो JB कृपलानी को टिक लगा देंगे। ठीक है, इन्होंने कृपा कर दी, ऐसे करके याद करेंगे, कृपा कर दी, इन्होंने कृपा कर दी भी आपके जो राइट्स हैं वो क्या हैं? संभले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके संभले हुए हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी कमेटी के कौन थे? SC मुखर्जी। इसको हम हाई कोर्ट से याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके माइनॉरिटीज़ राइट छीने जा रहे हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मतलब ST और असम में भी ज़्यादा ST थे, असम एक्सक्लूडेड। इस कमेटी के कौन थे? गोपीनाथ बरदौली सत्याग्रह से इसको याद कर लेना। ठीक है, ट्राइबल के लिए हुआ था वो, ऐसा करके इसको याद कर लेंगे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन असम। ठीक है, उसके कौन थे? AV ठाकर। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब्स, इसके कौन थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब के कौन थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब एरिया कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल ही थे इसके। ठीक है, सरदार पटेल। ये सारी आपको थोड़ी याद करने हैं। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ना, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, हमने याद किया ना अभी, किसने किए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कमेटी, इसके कौन थे? रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कमेटी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भी रूल कैसे करना है? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज से याद कर लेंगे। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग व्हील किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होएगा ना, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किसके थे? स्टीयरिंग कमेटी के थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो अब चलते थोड़े और जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब ये ना इधर में 2 और हैं, वो भी यहाँ लिखे हुए हैं, वो भी आप याद कर लेना। एक तो चलो वो बाद में देखते हैं। एक एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले हम माइनर कमेटीज़ पे जाते हैं। मेजर कमेटी सारी इंपॉर्टेंट है, अब माइनर कमेटी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ माइनर कमेटी। ठीक है, तो इसका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो राजेंद्र प्रसाद। भी फ्लैग के बारे में कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी कौन थे? अलादी कृष्ण अय्यर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाउस कमेटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। PB पत्ताभाई सीताराम। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविजन, B पत्ताभाई सीताराम। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है, इसके कौन थे? KM मुंशी। देखो मुंशी जी बिजनेस को देखेंगे ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंशी जी किसको देखेंगे? बिजनेस को देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंक्शन कौन देखें? JV माल, जिसके बाद मावलकर। ठीक है, जिसके बाद माल हो गया, ऐसे करके याद करेंगे। जिसके माल हो गया वही क्या देखेगा? फंक्शन देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट है S वरदाचार्य। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप किसको देनी है? ठीक है, उसके रूल्स किसने बनाए थे? वो भी बनाए थे S वरदाचार्य जी ने। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कौन थे? नलिन राजन सरकार। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविजन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कौन थे? SK धार। ठीक है, धार से याद करना है लिंग्विस्टिक। ठीक है, धार कमीशन भी आई थी, हम वो भी देखेंगे। तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन कौन थे? SK धार जी थे। ठीक है, स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस गैलरी कमेटी, इसके कौन थी? उषा नाथ सेन। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, और ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो इसमें स्टार लगाए हुए हैं या टिक लगाए हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सबको ट्रिक भी बता दी कैसे याद करने हैं। ये थी माइनर कमेटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी, और ये थी हमारी मेजर कमेटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनी थी। ठीक है, चलो यही था हमारा आज का चैप्टर
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री भी, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बनी, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देखी हमने भी, लास्ट रीडिंग कब हुई थी और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, और वो देखा हमने। और नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम कब किया, नेशनल सॉन्ग कब किया, कॉन्वेंट रेक्टिफाई कब किया, ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे, बी एन राव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ ली। यही था हमारे के आज के लेक्चर में। आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। ये लेक्चर ये अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना ये आपका लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स है वो मिलेंगे आपको एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी के साथ। ओके, थैंक यू।